ओके, विल बी स्टार्टिंग टुडे विद द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम सेकेंड लॉ को देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? लॉ जो ये लॉज दिए हैं ये न्यूटन ने दिए थे। इसमें इस सेकेंड लॉ में क्या देखना है? तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करेंगे वहां पे अब लॉ ऑफ इनर्शिया को देखते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है या कोई जो है रेस्ट पे है, वो रेजिस्ट करेगा। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, उसकी मोशन को चेंज करना चाहते हैं, वो पहले पहले रेजिस्ट करेगा। सो वी नीड एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स acts on an object, its velocity changes, that is the object gets an acceleration। यानी वो अगर रेस्ट पे वो मोशन में आ जाता है। अगर मोशन में है उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या वो स्पीड अप हो जाएगा, या उसमें जो है वो रुक जाएगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे। अब सेकेंड लॉ में क्या हमें पढ़ना है? Now we'll try to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it। यानी जो फोर्स हमने अप्लाई किया उस पे कैसे डिपेंडेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसे डिपेंडेंट होती है, ये हम सेकेंड लॉ से समझते हैं। एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स, वो फोर्स जो लगा, अनबैलेंस फोर्स जो लगा, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, ये सेकेंड लॉ की बात है। अब जैसे बीइंग हिट बाय अ बॉल, एक बॉल से हमें हिट हो गया। बॉल जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक भारी होती है, दूसरी हल्की फुल्की होती है। टेनिस बॉल, अगर मैं टेबल टेनिस की बात, लॉन टेनिस नहीं, टेबल टेनिस की बॉल अगर हम देखेंगे वो बहुत हल्की फुल्की होती है। अगर हम उससे किसी को जो है हिट भी करेंगे, उससे किसी को कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करेंगे, क्रिकेट बॉल क्योंकि वो भारी होती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उससे इंजरी हो सकती है, लग सकती है। अगर हम ये वाली लेदर वाली बॉल को देखेंगे, इससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है बनिस्बत जो हमारे पास ये वाली रबर की बॉल होती है। ऐसे ही एक ट्रक की बात करेंगे, अगर ट्रक इतना बड़ा होता है और इतना साइज में मास में होता है, अगर वो रेस्ट पे है इसका इम्पैक्ट बहुत छोटा होता है। अगर हम इसको यहां से भी धक्का देंगे तो जितना हमने इसको धक्का दिया उससे उतना ही लगेगा। बट ये ट्रक वो जो रेस्ट पे है इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर ट्रक 5 की स्पीड से भी चले, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले, उससे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो बंदे की जान जा सकती है। तो इतना ज्यादा पावरफुल, क्योंकि इसके साथ जो है बहुत ज्यादा मास एसोसिएटेड, प्लस जो वेलोसिटी इसको मिली, जो इसको हमने अभी कहा कि 5 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर चलेगी ट्रक और टक्कर किसी को मारेगी, हड्डियां वड्डियां तो डेफिनेटली तोड़ देगी। ठीक है। तो ट्रक क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल, बीइंग हिट बाय अ बुलेट। अगर बुलेट इतनी छोटी सी है ना, छोटी सी चीज होती है, ये इतनी सी मेटल की चीज होती है, बट अगर इससे हिट हो गया बंदा तो उसकी जान जा सकती है, क्योंकि इतनी छोटी सी मेटल से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब इसकी जो है वेलोसिटी यानी स्पीड, कितना स्पीड से जा रहा है, प्लस इसका जो है वजन, मास कितना है, उसका बड़ा असर यहाँ पे भी दिख रहा है। ट्रक के हिसाब से भी वहां पे भी हमें नजर आया, वहां पे भी मास था, वेलोसिटी थी। और इससे पहले हम देखते हैं बॉल, बॉल को मारा तो उसमें भी वेलोसिटी आई और मास। एक तो था वो टेनिस बॉल वाला, टेबल टेनिस वाला, उसमें भी मास और स्पीड वेलोसिटी है। दूसरा था हमारा क्रिकेट बॉल, उसमें भी मास और वेलोसिटी है। तो हर जगह मास और वेलोसिटी की बात चल रही है। तो मास और वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट को भी अप्लाई हो जाएगा, उसका कोई कोई ना कोई डेफिनेट इम्पैक्ट होता है। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, इन सब सजेशन क्या मिलती है हमें? द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। यानी उनका इम्पैक्ट, उनका असर जो पड़ेगा वो उनके मास की वजह से है और उनकी वेलोसिटी की वजह से है। ओके। द ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। यानी ज्यादा वेलोसिटी देने के लिए, ज्यादा स्पीड देने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की नीड होती है। एक गाड़ी को तेज भगाना है तो उसको उतने ज्यादा गियर्स बड़ा बदलने पड़ते हैं, उसको ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है। एक बुलेट को ज्यादा इंपैक्ट देने के लिए उसको हाथ से मारेंगे तो उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा। छोटा बच्चा मारेगा उसको तो बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होगा, बड़ा मारेगा उसका बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होगा। अब उससे बड़ा मारेगा उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब जब गन में भरेंगे और लोड करेंगे और डाल देंगे और सीधे फायर करेंगे तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज मास तो वही है मगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जो ही हम फोर्स को ग्रेट करेंगे तो ग्रेट वेलोसिटी मिलेगी, जो ही ग्रेट वेलोसिटी मिलेगी उसका ग्रेट इंपैक्ट होता है। सो देयर अपियर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस, कोई ना कोई एक क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी को लेके चल रही है। मास और वेलोसिटी जहां पे भी होगा
उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है। कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। इस क्वांटिटी का नाम क्या है? जो एक क्वांटिटी मास की बात कर रही है, वेलोसिटी की बात कर रही है और फिर एक इम्पैक्ट देती है, इसको हम साइंटिफिकली मोमेंटम कहते हैं। सो वन सच क्वांटिटी इज मोमेंटम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने जो मोमेंटम की बात करी थी, यह आपको याद रखना हमेशा के लिए, इसमें मास और वेलोसिटी का जो है बड़ा सा असर है। ठीक है, जहां पे मास होगा, जहां पे वेलोसिटी होगी, वहां पे वैसा असर पड़ता है। सेकेंड लॉ को लेके आगे चलते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट्स रिप्रेजेंटेड, मोमेंटम जो है इट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस पी। ओके, तो मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो होता है, पी जो होता है, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ओके, तो जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम, एंड दिस वाज गिवन बाय न्यूटन। ना, मोमेंटम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें याद रखने हैं, ये प्रॉपर्टीज। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मोमेंटम। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी होता है इसका, यानी किस डायरेक्शन में मोमेंटम जा रहा है। मोमेंटम यानी मास और वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस उसका कितना बड़ा असर होता है। मैग्नीट्यूड मतलब हो गया उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन होती है इसकी, यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, वो अपनी मास लेके, अपनी वेलोसिटी लेके जा रहा है। सो मोमेंटम हैज अ डायरेक्शन, प्लस कितना इंपैक्ट डालेगा, इट हैज अ मैग्नीट्यूड। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, यानी जहां से जा रहा है, जिस डायरेक्शन से वेलोसिटी लग रही है, तो वहां से ही इसका मोमेंटम होता है। सो इट्स डायरेक्शन, मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की जो है डायरेक्शन होती है। यानी जहां से, जैसे एक बॉल है, ये बॉल, इसके पास एक मास है, यानी वो 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम की है, और इसकी एक वेलोसिटी, जो ही हमने हाथ से इसको फेंका, जो ही हमने इसको फेंका, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है, सो इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन, प्लस और जहां पे लगेगा वहां पे इंपैक्ट होगा, सो इट हैज अ मैग्नीट्यूड। और तो डायरेक्शन कहाँ की होती है? जहां से वेलोसिटी लग रही है। सो वेलोसिटी इस डायरेक्शन से जा रही है, इसका मतलब मोमेंटम जो होता है हमारा, वो वहीं से होता है। अब इसका एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मास, वजन, वजन का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है किलोग्राम, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ऐसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसका भी यूनिट है। अब जो ये मोमेंट है, मोमेंटम है ना, जिस जिस चीज के साथ एसोसिएट है, उसका भी अपना यूनिट होता है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, इसको कैसे निकालते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो कैसे निकला, देखो कैसे निकला। हमने अभी बोला ये प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी। मास को किस में हम मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और टाइम टेकन, टाइम कितना लगता है, वो सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर, और सेकंड को ऊपर अगर चढ़ाएंगे तो -1 चढ़ता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है, ये इसका यूनिट तब आता है, तभी इसको यूनिट ऐसे होता है। ये आई बात समझ? सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो जितना फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई करेंगे, उससे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। एक ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा है, मैंने उसको 10 यूनिट न्यूटन यहां से धक्का मारा, जो इसको मैंने धक्का मारा, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी कि इंक्रीज हो जाएगी? डिपेंड्स वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, मैंने 10 न्यूटन यहां से धक्का दिया, अब क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड
या तो वो बिल्कुल रुक जाएगा, या बिल्कुल वो जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या अगर मेरा इम्पैक्ट ज्यादा हुआ तो वो पीछे वापस रिवर्स डायरेक्शन में खिंच जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम वो एग्जांपल देखी, बॉल को यहाँ से वो एक किक कर रहा है, वो दूसरा बंदा वहां से वो वापस किक कर रहा है। इसका मतलब हो गया वो जो वहां से फोर्स लग रहा है वो इससे ज्यादा फोर्स है, तभी तो इसकी डायरेक्शन ही वापस हो रही है ना, रिवर्स हो रही है। बात समझ आ रही है? यस सर। Okay. It's therefore clear that a force also produces a change in momentum, क्योंकि अगर वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना मोमेंटम में। ये है मोमेंटम यस का सर। बॉक्स, ये है ब्लैक से। देखो मास का इंपैक्ट है, मास को चेंज किया मोमेंटम पे असर पड़ेगा, वेलोसिटी को चेंज किया मोमेंटम पे असर पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारा जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी। अगर उसने वेलोसिटी को चेंज किया, इट्स क्लियर देयरफॉर दैट अ फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि अगर उसने वेलोसिटी को चेंज किया, मोमेंटम को भी चेंज हो सकती है। ये बात समझ आई? आगे देखते हैं, सिचुएशंस देते। एक बंदा है, उसकी गाड़ी खराब होगी, बैटरी बिल्कुल डेड होगी। बैटरी डेड होगी इसका मतलब हो गया अब उसको स्टार्ट करने के लिए धक्का देना पड़ता है। आपने ये सिचुएशन देखी होगी कहीं ना कहीं पे, मूवीज में, टीवी पे कहीं ना कहीं तो देखी होगी, वो यस धक्का सर। देते हैं गाड़ी को फिर, है ना, जब कार को बैटरी डेड हो जाती है। सो व्हाट दे यस डू, सर। दे एक्चुअली पुश द कार टू मेक इट स्पीड अप टू 1 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जब गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाए, उसको धक्का कंटिन्यूअसली, एक तो धक्का धक्का देने से पहले क्या होगा कि गाड़ी हिलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जब उसको कंटिन्यूअसली वही फोर्स से धक्का कंटिन्यूअसली लग रहा है, उसको 5-10 कदम नहीं, 15-20 कदम, 30 कदम चलाना पड़ेगा, है ना। तब तक क्यों? इस स्पीड तक लाने के लिए उसको चलाना पड़ेगा। तो ये सफिशिएंट होता है, ये फोर्स सफिशिएंट होता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। ये फोर्स क्या होता है? सफिशिएंट इंजन को स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए हम धक्का देते हैं। बट a continuous push, क्योंकि हमने कंटिन्यू किया, और सम टाइम रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ऑफ द कार टू द स्पीड। इस स्पीड तक पहुंचने के लिए इसकी जो एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सो इट मीन्स that the change of momentum of a car is not only determined by the magnitude of force but also by the time during which the force is exerted। इसका मतलब ये हो गया, जो मोमेंटम कार के साथ एसोसिएट है, एक तो उसका मास है, दूसरा उसका वेलोसिटी है। और जब उसको वेलोसिटी हमने चेंज की, मास को तो हमने कोई चेंज नहीं की, गाड़ी की जो मास है वो तो वही मास है, उसका अपना 10 टन वजन है, 10 टन ही वजन है। हम क्या चेंज कर रहे हैं? वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। कैसे? फोर्स दे के उसको धक्का दे रहे हैं। अब वेलोसिटी हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया मोमेंटम कार का चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम सिर्फ इस मैग्नीट्यूड जो हमने फोर्स दिया, उसके मैग्नीट्यूड की वजह से ही गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई। हमने धक्का दिया, जो है गाड़ी हिल गई, बस गाड़ी स्टार्ट हो गई नहीं। अब कितने टाइम तक धक्का दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कितना कितना धक्का दिया, कितना पावरफुल धक्का दिया कि गाड़ी जो है हिलने स्टार्ट हो गई। दूसरा, वो धक्का आपने कितने टाइम तक जारी रखा, कहां तक आप गाड़ी के साथ चले, वो इंपॉर्टेंट था गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंक्लूजन ये सारे एग्जांपल्स पढ़ के ये है कि the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। यानी जो फोर्स हम दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक हम वो फोर्स कंटिन्यूस रखेंगे और कितना ज्यादा फोर्स हम देंगे। एक तो टाइम है इसमें इंपॉर्टेंट, दूसरा कितना मैग्नीट्यूड, कितना पावरफुल दे रहे हैं। 5 न्यूटन दे रहे हो, 50 न्यूटन दे रहे हो, 100 न्यूटन दे रहे हो, तो वो हो गया मैग्नीट्यूड। और कितने टाइम तक, 1 मिनट तक दिया, 2 मिनट तक दिया, वो हो गया टाइम, तो इंपॉर्टेंट है। इससे हमें जो है सेकेंड लॉ की डेफिनेशन निकलती है। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज तब होगा, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी। मास वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब बोलो मास चेंज हो जाएगी कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपने ये डिपेंडेंट होता है, प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के, जो फोर्स आप उसको दे रहे हो। अब गाड़ी को ये धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आगे वाले डायरेक्शन में। अब ये डिपेंड करता है वो कितना, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो कितना दे रहा है, प्लस जिस डायरेक्शन से दे रहा है उस डायरेक्शन में के प्रोपोर्शनल है।
ये तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। आपने कितना अनबैलेंस्ड फोर्स दिया उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर आपने ज्यादा दिया, अगर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स ज्यादा दिया, इसका मतलब हो गया जो आपका मोमेंटम है वो ज्यादा हो जाएगा। मोमेंटम कैसे ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मोमेंटम इंक्रीज हो गया। और मोमेंटम किससे इंक्रीज हो गया? ये हो गया फोर्स की वजह से। और जितना ज्यादा फोर्स दिया उससे ज्यादा जो है हमारा मास इंटू वेलोसिटी हो गया, इसका मतलब हो गया मोमेंटम ज्यादा हो गया। तो second law states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। किस डायरेक्शन से जा रही है गाड़ी? आगे वाले डायरेक्शन से, और उसको हम उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। अब मोमेंट, ये जो सेकेंड लॉ है ये इसी पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स दिया और किस डायरेक्शन में दिया। आज जो है ये यहां तक हम पढ़ेंगे।